अब आ जाते हैं हम लोग प्रॉमिसरी नोट्स पर, जिसको बोलते हैं प्रतिज्ञा पत्र या फिर प्रतिज्ञा विपत्र। वही जो हमारा पुराना एक्ट था उसी का नाम है भारतीय पराक्रम विलेख अधिनियम 1881 का। उसी के अनुसार इसकी भी परिभाषा हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोगों ने किसकी देखी थी, बिल ऑफ एक्सचेंज की देखी थी। क्या होता है प्रतिज्ञा पत्र? एक लिखित, कैसा है, ये भी लिखित डॉक्यूमेंट है, मौखिक नहीं है, हस्ताक्षर सहित, ठीक है, इस पर भी साइन किए हुए हैं, जिसने भी बनाया है उसको साइन करना है इस पर। एक विपत्र है जो जिसको, अभी इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको भी छोड़ दीजिए, यहां से देखिए, जिसको लिखने वाला बिना शर्त के एक निश्चित राशि, ठीक है, बिना शर्त के, ये भी एक पॉइंट है। फिर निश्चित राशि किसी व्यक्ति को अथवा उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को अथवा उस विपत्र के धारक को देने की प्रतिज्ञा करता है। क्या करता है? प्रतिज्ञा करता है। किसको देगा? सोचिए, मैंने वादा किया, क्या किया? मेरा वादा है, ठीक है, किसको वादा है? लिख करके वादा है, ऐसे मौखिक वादा नहीं है। आपको पैसे दूंगा, या आप जिसको बताएंगे उसको दूंगा, या फिर ये कागज का टुकड़ा जिसके पास होगा उसको दूंगा। तीन चीजें हो गई। क्या हो गया? या तो आपको दूंगा, या आप कहेंगे आपको मत दो, किसी और को दे दो तो उसको दे दूंगा, या फिर जिसके पास ये प्रॉमिसरी नोट होगा, जिसके पास ये प्रतिज्ञा पत्र होगा, उसको पैसे दे दूंगा। ठीक, अच्छा, अब यहां पर समझिए, जिसके पास प्रतिज्ञा पत्र होगा उसको पैसे दूंगा, ये हमारा जो आरबीआई अधिनियम है ना, आरबीआई एक्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है, वो इसको बोलता है ये चीज गैर कानूनी है। जिसके पास विपत्र है आप उसको नहीं दोगे, तो हमारे यहां पर जो चीज चल रही होती है, जब हम लोग प्रॉमिसरी नोट की बात करते हैं, तो हमारे यहां पर आरबीआई अधिनियम, क्योंकि इसको गैर कानूनी बोलता है, इसलिए हमारे यहां पर ये वाली बात नहीं आती है। तो हमारे यहां दो ही तरह की बात आती है, या तो मैं आपको दूंगा, या आप जिसको बताएंगे उसको दे दूंगा। ठीक है, तो जिसका नाम बताया हुआ है, जिसको नाम पर लिखा हुआ है उसको दे दूंगा, तो जिसका भी उसी के हिसाब से फिर मैं बना दूंगा इसको। ठीक है, तो ये बात हो गई। अच्छा, तो आप समझिए, अब इसमें फिर से एक जो चीज इंपॉर्टेंट थी वो क्या थी? करेंसी या बैंक नोट नहीं। आपने कभी कभी नोट देखा है, 10 रुपए का नोट लिखा रहता है, तो उस पर लिखा रहता है मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। क्या लिखा रहता है? मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। धारक कौन हो गया? जिसके पास भी नोट है। तो 10 रुपए का नोट आपके पास है तो आपके पास 10 रुपए हो गए, मेरे पास नोट है तो मेरे पास 10 रुपए हो गए। क्यों? क्योंकि उस समय मैं धारण किए हुआ हूं, तो मेरे, अगर मैंने धारण किया हुआ है तो वो मेरा हो गया। ऐसे इंग्लिश में लिखा रहता है आई प्रॉमिस टू पे द बेरर अ सम ऑफ 10 रुपीज, और नीचे उस पर साइन किसके होते हैं? आरबीआई गवर्नर के। ठीक है, तो जो भी अभी शशिकांत दास जी हैं तो उनके साइन होंगे, उससे पहले रघुराम राजन जी थे, उर्जित पटेल साहब थे, ठीक है, डी सुब्बाराव, बहुत सारे गवर्नर्स हैं, तो उन लोगों का साइन रहता है नीचे। तो वो भी क्या कर रहे हैं? वो भी आपको एक तरह का प्रॉमिसरी नोट ही है वो, है ना। लेकिन यहां पर जो हम लोग प्रॉमिसरी नोट की बात कर रहे हैं उसमें हम लोग करेंसी नोट को नहीं मानते, क्योंकि वो भी इसी तरह का ही रहता है। उसमें भी आरबीआई गवर्नर साहब ने आपको वादा किया हुआ है कि वो आपको 10 रुपए देंगे, और किस चीज का वादा है? जिसके पास नोट है। ठीक है, तो आप, हम लोग उस तरह से सोचते नहीं, लेकिन वो भी वही चीज लिखी हुई है। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर कोई इंसान जो लिख रहा है वो साइन करके दे रहा है कि मैं आपको इस दिन ये राशि निश्चित रूप से आपको पे करूंगा बिना किसी शर्त के। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से शब्द इंपॉर्टेंट हो गए? लिखित है, ठीक है, रिटन फॉर्म में है, शर्त रहित प्रतिज्ञा है, कोई शर्त नहीं, अनकंडीशनल है, और मेरी प्रतिज्ञा प्रॉमिस है। अच्छा, निश्चित राशि है कि आपको इतना ही अमाउंट दूंगा, है ना, ये फिक्स्ड अमाउंट है, ये आपको पैसे मिलेंगे। लिखने वाला जो व्यक्ति है उसके हस्ताक्षर आवश्यक है, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे लिख दिया, किसने लिखा पता नहीं है। ठीक है, फिर किसी निश्चित व्यक्ति को मिलेगा। अब यहां पे समझ जाइए, जो विपत्र का धारक है उसके पास नहीं रहेगा, नाम लिखा रहेगा कि हम इस इंसान को देंगे। ठीक, तो किसी निश्चित व्यक्ति को भुगतान होगा। फिर स्टैम्प होना आवश्यक है, जिससे कि उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाए, ये भी हमारे कानून में लिखा हुआ है। अच्छा, तो ये सारी चीजें समझ में आ गई। अंतर क्या हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज से? हम अंतर को बाद में देख लेंगे अलग से, लेकिन आप समझिए, बिल ऑफ एक्सचेंज में जो लेनदार था वो बना रहा था कि मुझे पैसे लेने हैं और मैं बना करके दे रहा हूं कि आप मुझे दोगे। ठीक है, कोई और इंसान देगा, जो पैसे देगा वो अपनी स्वीकृति दिया करता था। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर जिसको पैसे देने हैं वही प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आपको पैसे दे दूंगा। ठीक, अच्छा, तो यहां पर क्या स्वीकृति आवश्यक है? सोचिए, यहां पे तो जिसको पैसे देने हैं वो इंसान खुद ही ये लिख करके बता रहा है कि मैं आपको पैसे दूंगा। ठीक, तो जो लेने वाला है वो स्वीकृति थोड़ी दे सकता है। वो क्या स्वीकृति देगा? मतलब जिसको पैसे मिलने हैं उसकी कोई बात ही नहीं है, उसको तो आप मेरे बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहते हो आप डाल दो, है ना। तो यहां पर क्या है, जो लेने वाला उसकी स्वीकृति की कोई बात बनती नहीं है। तो इसी वजह से प्रॉमिसरी नोट में स्वीकृति लेने की कोई भी बात बनती ही नहीं है। यहां पर स्वीकृति की आवश्यकता होगी क्या?
नहीं होगी। सीधा लॉजिकल बात है भाई, जो पैसे दे रहा है वहां पर जो पैसे दे रहा था उसकी स्वीकृति लेना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि उसको दूसरा इंसान आदेश दे रहा था, आज्ञा दे रहा था, ऑर्डर कर रहा था कि तुम मुझे पैसे दोगे। तो जो देगा वो स्वीकृति करेगा कि हाँ हम देंगे, तब वो वाली बात बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाएगी। नहीं तो उससे पहले क्या था? ड्राफ्ट था। यहां पर क्या है? यहां पर तो पहले से प्रतिज्ञा पत्र है, मैं ही प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि मैं दूंगा, तो मैं किसकी स्वीकृति दूं? मेरी स्वीकृति तो है तभी तो मैं लिख रहा हूं। तो यहां पर स्वीकृति की कोई अलग से आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, बाकी बात समझ में। अब क्या हो जाता है, इसमें भी हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी पार्टीज इंवॉल्व होती हैं, कौन कौन से पक्षकार होते हैं। नॉर्मली दो रहते हैं। जो लिखने वाला है, जो प्रॉमिस कर रहा है, वही पैसे पे करेगा यहां पर, ठीक है। वही तो इस बात की प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं आपको पैसे दूंगा। तो जो बना रहा है वही यहां पर पैसे दे रहा होता है, और लिखने वाले को ही या बनाने वाले को ही हम लोग बोल देते हैं मेकर या फिर ड्रॉअर, और हिंदी में बोल देते हैं उसको लेखक या फिर आहर्ता, ठीक है। तो जो बना रहा है वही इंसान क्या कर रहा होता है? पैसे लिखेगा, और प्रतिज्ञा पत्र लिखने वाले व्यक्ति को हम लोग ये बोल देते हैं। एकदम सिंपल बात है। दूसरी बात, जिस इंसान का नाम लिखा हुआ है कि मैं इसको पे करूंगा, वो इंसान कौन हो गया? वो हो गया पेई। अब सोचिएगा, नाम लिखा हुआ है आपका कि मैं आपको पे करूंगा, मान लीजिए आपका नाम लिखा हुआ है, तो आप पेई हुए या फिर ड्रॉई हुए, ठीक है। नॉर्मली एक ही चीज होगी, समझिएगा इन दोनों को, दूसरा और तीसरा नॉर्मली एक ही इंसान होगा, ठीक है। इसको हम लोग बोल देते हैं प्राप्तकर्ता पेई, और आहारी यानी कि ड्रॉई एक ही इंसान होगा। कैसे? नॉर्मली प्रायः मैंने लिखा कि मैं आपको पैसे दूंगा, ठीक, लेकिन आपने क्या किया? आपने उसको इंडोर्स कर दिया, बेचान कर दिया। हिंदी में लिखा हुआ था बेचान, मुझे अर्थ नहीं पता था। इंडोर्स करने का मतलब होता है कि हाँ आप बता रहे हो कि ये प्रॉमिसरी नोट सही है, और आपने किसी और इंसान को दे दिया, ठीक है। तो आपने इंडोर्स करके किसी अपने जानने वाले दूसरे इंसान को दे दिया जिसको आपको पैसे देने थे। तो आपने बोला आप ना देकर के मैं सीधे सीधे उसको पैसे दे दूं, तो आपने इंडोर्स करके किसी और इंसान को दे दिया। तो लिखा मैंने आपके लिए था, तो ड्रॉई आप हो गए, आहारी आप हैं, इस वो इंसान जिसको प्रतिज्ञा पत्र में भुगतान किए जाने की बात होती है। तो मैंने आपको भुगतान करना था, लेकिन आपने इंडोर्स कर दिया कि किसी और को कर दो। तो मैंने देखा कि आपने इंडोर्स किया हुआ है, इसलिए मैं सीधे किसी और इंसान को दे देता हूं। तो इस बार पेई कौन हो गया? वो इंसान जिसको मैंने पे किया। नॉर्मली मैंने आपका नाम लिखा था तो आपको ही दूंगा, लेकिन अगर आपने इंडोर्स कर दिया है, समझ रहे ना, अगर आपने इंडोर्स कर दिया है तो कोई और भी पेई हो सकता है, ठीक। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? हम लोगों ने देख लिया कि विनिमय विपत्र क्या होता है, आवश्यकता क्यों होती है। सबसे पहले तो बात की थी कि भाई नगद में होते हैं लेन देन, कुछ होते हैं आपके उधार में। उधार में होंगे तो उसमें दो समस्याएं आती हैं, या तो डिले होगा या फिर डिफॉल्ट होगा। ये हो सकता है, जरूरी नहीं है ये ना हो, इसलिए हम लोग कुछ साख पत्रों की बात करते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से हमारे पास हुंडियां हुआ करती थी। अब हुंडी का ही जो आज हम लोग यूज बात कर रहे हैं उसको बिल ऑफ एक्सचेंज बोल सकते हैं, और एक दूसरे तरह का होता है जिसको हम लोग बोल देते हैं प्रॉमिसरी नोट, जिसको प्रतिज्ञा पत्र। जो विनिमय विपत्र होता है उसमें क्या क्या खासियत होती है, उसमें कौन पक्षकार होती है, ये भी बात कर ली। और साथ में हमारा जो प्रतिज्ञा पत्र होता है, इसमें इसका क्या अर्थ होता है, और ये किस दोनों ही एक ही अधिनियम से चला जाता है। 1881 का हमारा अधिनियम है, उसी के साथ हमने इसकी परिभाषा देखी, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे वो देखा, और साथ में कौन कौन से पक्षकार होते हैं उनका देखा, उनका मतलब क्या होता है, ड्रॉअर का मतलब क्या होता है, ड्राई का मतलब क्या होता है, एक्सेप्टर का मतलब क्या होता है, पेई का मतलब क्या होता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। तो अब इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब नहीं पता होता, काफी कुछ पढ़ लेने के बाद भी। तो अपने फंडामेंटल्स को एकदम स्ट्रॉन्ग करते हुए चलेंगे, जिससे कि हम आगे आने वाली जो भी पूरी क्लैरिटी हमको मिलती चली जाए। कक्षा 12 में जब हम लोग जाएंगे तो वहां पर हमें बहुत सारी चीजें अपने आप, क्योंकि पहले से ठीक से समझी हुई है, तो हमें आगे दिक्कत नहीं आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।